Hello everyone, so welcome back to another video. So we are starting with our WAC paper, that is constitutional values and fundamental duties. So पहले तो इसका हम सिलेबस देख लेते हैं. So इस WAC के पेपर में आपको 3 यूनिट्स कवर करने हैं. यूनिट 1 इज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देखना है रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें आपको सब टॉपिक्स पढ़ने हैं लाइक फेडरल रिपब्लिक, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, सॉवरेनिटी, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म एंड धर्म समाभवा. सो ये सारे सब टॉपिक्स आपको यूनिट नंबर 1 में पढ़ने हैं. यूनिट नंबर 2 इज अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, जिसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को डिटेल में पढ़ना है, कैसे कैसे वो प्रिंसिपल्स है उसके अंडर, लाइक जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, दीज आर द टाइप्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी. सो इसको आपको डिटेल्स में देखना है. यूनिट नंबर 3 इज अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसमें आपको सब टॉपिक पढ़ना है. फर्स्टली यू नीड टू रिफ्लेक्ट ऑन द एनिशिएंट इंडियन नोशन ऑफ राइटनेसनेस की क्या सही है क्या गलत है, लाइक उसका आपको एनिशिएंट बैकग्राउंड लेते हुए फिर आपको इन द मॉडर्न टाइम क्या सिचुएशन है उसको देखना है. देन यू नीड टू स्टडी फंडामेंटल ड्यूटीज एंड देन द लीगल स्टेटस ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज. सो दीज आर द 3 यूनिट विच यू नीड टू कवर. सो आज के इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 1 करने वाले हैं. सो अगर आपको आगे की यूनिट के भी वीडियोस चाहिए तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन दैट नेक्स्ट पार्ट. सो श्योरली आई विल मेक द नेक्स्ट पार्ट. सो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना एंड वॉच टिल द एंड. सो फर्स्ट यूनिट में बेसिकली पहले तो इसका इंट्रोडक्शन आपको दे रखा है, जिसमें कि आपको बताया गया है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि इसको डिज़ाइन किया गया है टू इम्प्रूव द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल. ये इंश्योर करना कि जो पीपल है वो डिग्निटी और ऑनर के साथ रहे, उनको वैसे अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, उनकी जो नीड्स है उनको मीट करवाना, ताकि वो ऑनर और डिग्निटी के साथ सोसाइटी में रह सके. ये एक लीगल फ्रेमवर्क है जो कि हमें रूल्स देते हैं कि कैसे हम अपने नेशन को गवर्न कर सकते हैं. इसको लिविंग डॉक्यूमेंट बोला जाता है बिकॉज इट इवॉल्व्स टू मीट द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी, बिकॉज जो सोसाइटी में जो पीपल का नीड्स है वो चेंज होते रहता है, वो इवॉल्व होते रहता है. सो इसको इसलिए लिविंग डॉक्यूमेंट बोला गया है बिकॉज ये कोशिश करता है कि ये मीट कर पाए टू द चेंजिंग रोल ऑफ द सोसाइटी. ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये पीपल के पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करता है और जो भी नेशन का लॉन्ग टर्म गोल है उनको अचीव करने में हेल्प करता है. जब से ये अडॉप्ट हुआ है तब से मोर देन 100 टाइम्स ये अमेंड किया जा चुका है. बट इसका जो कोर स्ट्रक्चर है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है लाइक डेमोक्रेसी, रूल लॉ, सो ये सब जो है इसको चेंज नहीं किया गया, वो अनचेंज रहता है. But its core structure remains intact, guiding the country's executive, legislative, and judicial branches. Indian Constitution जो है वो supreme है in nature. It forms the foundation of all organizations and institutions in the country. ये nation को 3 critical situation में protect करता है, like armed rebellion की मान लो कोई ग्रुप है वो अपना वेपन उठा लिया गवर्नमेंट के खिलाफ, उसको पसंद नहीं जिस तरीके से गवर्नमेंट रूल करी और वो लोग के ऊपर डोमिनेट करे, तो ऐसा अगर उन लोग को लग रहा है कि उनके नीड्स को इग्नोर किया जा रहा है तो वो लोग उनके अगेंस्ट जो है हथियार उठा सकते हो, दैट इज कॉल्ड आर्म्ड रिबेलियन. या फिर फॉरेन डोमिनेशन, जब एक कंट्री जो दूसरे कंट्री को डोमिनेट करती है, तो फिर अगर वो हो, या फिर सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन हो लाइक गवर्नमेंट के खिलाफ, या फिर कोई भी सोशल चेंजेस के लिए अगर कोई रिवॉल्यूशन कोई मूवमेंट अराइज हो जाए. सो इन तीनों केसेस में ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे नेशन को प्रोटेक्ट करता है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम फॉरेन रूल. इट वाज ड्राफ्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और इसको इलेक्ट किया जाता कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जुलाई 1946 में. मुस्लिम लीग ने इस ड्राफ्ट को जबकि बायकॉट भी किया, स्टिल 3 साल में जाके ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो कंप्लीट हो गया और कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया नवंबर 26 1949 में. दिस इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर. एंड इसको इफेक्ट में लाया गया ऑन जनवरी 26 1950. सो नाउ द स्लाइड फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फीचर्स है. तो पहला फीचर है इसमें द प्रियम्बल. सो बेसिकली प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन. सो ये इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का. ये डिक्लेयर करता है इंडिया को एज अ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. सो इट कमिट्स टू प्रोवाइडिंग जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी. सो ये सारे प्रिंसिपल को वो ऐसा क्लेम करता है कि वो कमिट करता है कि ये सारे चीज़ों इंडिविजुअल को, सिटीजन्स को प्रोवाइड करें. ये अडॉप्ट किया गया था ऑन नवंबर 26 1949. प्रियम्बल सेट करता है विजन और प्रिंसिपल्स ऑफ द नेशन कि क्या क्या लॉन्ग टर्म गोल्स हैं या फिर क्या सोसाइटल वैल्यूज़ कैसे गवर्न करना है. सो ये सारी चीज़ें लॉन्ग टाइम विजन्स और प्रिंसिपल्स जो है ये प्रियम्बल में ही है. सेकेंड फीचर इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. सो इंडिया का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है विच इज सिमिलर टू द मॉडर्न डेमोक्रेसीज लाइक यूनाइटेड स्टेट और ऑस्ट्रेलिया, उनका भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. वाइल यूनाइटेड किंगडम का जो है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और वो वेरियस चार्टर्स और लॉ से गवर्न होता है. इंडिया का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में है एंड इट सर्व्स फॉर इट्स पॉलिटिकल एंड लीगल सिस्टम.
ये लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लॉन्गेस्ट है इन द वर्ल्ड। ओरिजिनली इसमें 395 आर्टिकल्स है। इसका लेंथ जो है बहुत ज़्यादा है और ऐसा इसलिए क्योंकि डाइवर्स और प्लuralistic नेचर है इंडियन सोसाइटी का। यहाँ बहुत सारी कम्युनिटीज़ एग्ज़िस्ट करती है और इवन जो ज्योग्राफिकल साइज़ है वो इंडिया का काफ़ी ज़्यादा वास्ट है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी है। सो दैट्स व्हाई जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो लॉन्गेस्ट है और कॉम्प्रिहेंसिव है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये वेरियस एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करता है लाइक गवर्नेंस टू इंश्योर द इंक्लूसिविटी, फेयरनेस हो अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स, कम्युनिटीज। नेक्स्ट इज सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का ये हाईएस्ट लॉ है ऑफ लैंड, मीन्स इसके ऊपर कोई लॉ नहीं है। सारे लॉ को इस लॉ को फॉलो करना है। सो इट हैज़ बीन affirmed by the several landmark judgments like Kesavananda Bharati case, which established that while Parliament has the power to amend constitution, so केशव भारती केस के बाद यही हुआ था कि पार्लियामेंट के पास ये अधिकार तो है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, मीन्स अपने हिसाब से पार्लियामेंट चेंजेस कर सकता है। बट जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है लाइक डेमोक्रेसी, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, इन सबको वो अफेक्ट नहीं कर सकता। जस्टिस, लिबर्टी, सो इक्वालिटी, तो इन सारे जो बेसिक स्ट्रक्चर है इनको ये चेंज नहीं कर सकता, इनको अमेंड नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सारे सिटीजन को फंडामेंटल राइट ग्रांट करता है जो कि एसेंशियल है उनके फ्रीडम और प्रोटेक्शन के लिए। ये सारे राइट जो है वो इंक्लूड करते हैं इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सो इनिशियली 7 राइट हुआ करते थे जिसमें कि राइट टू प्रॉपर्टी भी एक राइट हुआ करता था, बट बाद में उसको रिमूव कर दिया गया। ये सारे राइट जो है इनको कोर्ट इन्फोर्स करती है और कोर्ट के अंदर ये जो सारे राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। वो इंश्योर करता है कि सारे सिटीजन उन राइट को फॉलो करें। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सो आइडिस कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन में है जो कि गाइडलाइंस है ऑफ गवर्नमेंट टू क्रिएट पॉलिसीज एम्ड एट सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर। सो इनका मेन गोल ये कि गवर्नमेंट ऐसे पॉलिसीज क्रिएट करे जिसका कि एम हो सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल। और ये कोर्ट के अकॉर्डिंग प्रोटेक्टेड है, लाइक दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ये लॉ नहीं है कि कोई इन्फोर्स कर पाए, बट ये क्रूशियल है फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। लाइक इसको आपको एज अ पॉलिसी, एज अ प्रिंसिपल आपको इसको फॉलो करना है, बट इट इज नॉट एन्फोर्सेबल बाय लॉ। And this is complemented by the fundamental right by focusing on the welfare of the people. Next is fundamental duties. So added by 42nd amendment in 1976. So fundamental duties को ऐड किया गया इन द 42nd अमेंडमेंट इन 1976। फंडामेंटल ड्यूटीज बेसिकली ये आउटलाइन है, ये हमें बताती है कि सिटीजन्स का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है टुवर्ड्स देयर नेशन, सच एज रिस्पेक्टिंग द नेशनल फ्लैग, प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट, अपहोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारे ड्यूटीज जो है वो इंकरेज करते हैं इंडिविजुअल को टू कंट्रीब्यूट टू नेशंस डेवलपमेंट एंड अपहोल्ड इट्स वैल्यू। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो इन्विजनमेंट जो ब्रॉडर आइडिया था वो महात्मा गांधी ने दिया था, एम्पावरिंग द रूरल इंडिया। सो थ्रू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट गवर्नेंस, ये प्लान जो था ये गांधी जी ने ही सजेस्ट किया था। 23rd और 74th अमेंडमेंट जो था वो स्टैब्लिश किया 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम एट द विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये जो सिस्टम था ये ग्रास रूट लेवल से डेमोक्रेसी को एनहांस करने में हेल्प करता है बाय इन्वॉल्विंग लोकल पॉपुलेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, मेकिंग इट अ लार्जेस्ट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम इन द वर्ल्ड। इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन अ ब्लेंड ऑफ फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स। सो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वेल क्राफ्टेड डॉक्यूमेंट है जो कि फीचर्स कंबाइन करता है फ्रॉम वेरियस अदर कंट्रीज लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट। सो ऑल्दो वो कनाडियन फेडरल सिस्टम को रिजेंबल करता है इन मेनी वेज, बट इट हैज ऑल्सो ब्राउट एलिमेंट्स फ्रॉम अदर फेडरल मॉडल्स। इंडिया ऑपरेट्स अंडर अ डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। वी नो कि डुअल सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करता है इंडिया में, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और पावर जो है वो डिवाइडेड है बिटवीन सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। की जो डिवीजन ऑफ पावर है उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है इन 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि पावर को कैटेगराइज करती है इनटू 3 लिस्ट, दैट इज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। व्हाइल दीज फीचर्स शोकेस फेडरलिज्म, इंडिया के पास एक स्ट्रॉन्ग यूनिटरी सिस्टम एलिमेंट्स भी है लाइक सिंगल सिटीजनशिप, यूनिफाइड जुडिशियरी, सेंट्रलाइज्ड सर्विस जैसे कि IAS, IPS। सो ये सारे एलिमेंट्स जो है वो यूनिटरी है और वो इंडिया को यूनिटरी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। रिसोर्स एलोकेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, जो इंडिया है उसमें रिसोर्स एलोकेशन जो होता है वो बोथ कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो है वो मैनेज करती है। फाइनेंशियल कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये दोनों हैंडल करते हैं पोर्शन ऑफ द रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, की सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिसोर्सेज हैं, पावर है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ऑन द अदर हैंड नीति आयोग जो कि एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया है जो कि ओवरसी करता है अ लार्ज शेयर ऑफ द रिसोर्स एलोकेशन। इसी कारण से, सेटअप के कारण से, इट रिजल्ट्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट हैविंग मोर
इन्फ्लुएंस ओवर द स्टेट अफेयर्स एंड पार्टिकुलरली इन फाइनेंशियल मैटर। इसी के कारण से सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस वो कर पाते हैं स्टेट के अफेयर में, बेसिकली पार्टिकुलरली अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल मैटर्स में। इंडिया एज अ रिपब्लिक। सो इंडिया एक रिपब्लिक है, इसका मतलब है जो हेड ऑफ स्टेट है वो इलेक्ट किया जाएगा, अनलाइक ब्रिटेन जहाँ पे हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो हेरिडेटरी सिस्टम से होते हैं। सो दिस डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट ये इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट जो है वो पीपल के द्वारा बनाया गया है, पीपल के लिए बनाया गया है और उनके लिए ही वो अकाउंटेबल है। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड किया था 1951 1952, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को वैलिडेट किया। ये बताया कि इंडिया रिपब्लिक है, इसमें जो गवर्नमेंट है या फिर हेड ऑफ द स्टेट है उसको इलेक्ट किया जाता है। इसमें पीपल ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट किया, रेनफोर्स किया इस डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क को। द रूल ऑफ लॉ। सो रूल ऑफ लॉ इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये है कि हर कोई जो है वो सब्जेक्ट है लॉ का, वेदर गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हो या फिर कॉमन इंडिविजुअल्स हो। ये प्रिंसिपल इंश्योर करता है कि लॉ जो हो वो सुप्रीम हो और वो इक्वली इंडिविजुअल्स पे अप्लाई हो। एवी डाइसी एक लीगल स्कॉलर है, वो एम्फेसाइज किया कि गवर्नमेंट जो है वो लॉज पे बेस्ड हो rather than whims ऑफ इंडिविजुअल। द रूल ऑफ लॉ इंक्लूड्स थ्री की एलिमेंट्स। रूल ऑफ लॉ जो है वो तीन की एलिमेंट्स इंक्लूड करता है। द सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट्स। ये इंश्योर करता है कि लॉ जो है वो फेयरली विदाउट बायसेस हर एक इंडिविजुअल पे अप्लाई हो, चाहे वो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हो या फिर कोई कॉमन इंडिविजुअल है या खुद भी गवर्नमेंट क्यों ना हो, उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज को फॉलो करने हैं, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं जा सकता। सेपरेशन ऑफ पावर। सो इंडिया में कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर वो काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, बट रैदर अ सेपरेशन ऑफ फंक्शन। थ्री ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, जो कि इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं और इसी के लिए इसमें लिखा गया सेपरेशन ऑफ पावर। इनका अपना अपना पावर है। इट थ्री ब्रांचेस है गवर्नमेंट के, द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ये इंडिपेंडेंटली तो वर्क करती है, बट इस तरीके से वर्क करती है कि ये एक दूसरे पे चेक रखती है कि वो लोग सही से ऑपरेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। लाइक जुडिशियरी जो है वो रिव्यू करता है, वो देखता है कि कौन सा लॉ है जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, उसको वो इनवैलिडेट लॉ बना देता है, इंश्योरिंग कि कोई भी ब्रांचेस जो है वो ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए। तो ये जो सिस्टम है इसको डिज़ाइन किया गया है टू प्रिवेंट द अब्यूज़ ऑफ पावर, कि कोई ओवर यूज़ या पावर को एक्सप्लॉइट ना करे और एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस बना रहे इन सारे पावर डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रांचेस में, ताकि एक स्मूथ फंक्शनिंग हो सके और सही से गवर्नेंस हो सके अमॉन्ग द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। इंडिया सॉवरेनिटी। सो इंडिया एक सॉवरेन रीजन है, मीनिंग जो पावर है वो पीपल के हाथों में है। लाइक वी द पीपल ऑफ इंडिया इन द प्रियम्बल सिग्निफाइज दैट कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स ऑथोरिटी फ्रॉम इट्स सिटीजन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपना ऑथोरिटी जो है वो सिटीजन से ही डिराइव करता है। थ्रू रेगुलर इलेक्शंस पीपल हैव द पावर टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। वो रेगुलर इलेक्शन से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर सकते हैं, इंश्योरिंग दैट जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल और रिफ्लेक्टिव रहे पीपल के विल्स का। ये जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है ये सेफगार्ड करता है इंडिविजुअल के फ्रीडम को और इंश्योर करता है कि गवर्नेंस जो है वो कंडक्ट किया जाए ताकि वो पीपल का जो इंटरेस्ट है उसको बेस्ट मीट कर पाए। सोशलिज्म इन इंडिया। सो सोशलिज्म को ऑफिशियली इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में विथ द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये एम्फेसाइज करता है कम्युनिटी ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज लाइक लैंड, कैपिटल, मींस ऑफ प्रोडक्शन। तो ये कम्युनिटी को प्रमोट करता है रैदर दैन अ प्राइवेट ओनरशिप। द बेसिकली आइडिया ये है कि ये जो रिच और पुअर के बीच में जो गैप है उसको रिड्यूस किया जाए, इंश्योर कि जो रिसोर्सेज है वो फेयरली इंडिविजुअल्स के बीच शेयर हो। हाउएवर ये सोशलिज्म जो है उसको इंटरप्रेट किया जा रहा है और इस पे काफ़ी ज़्यादा एग्जिस्टिंग डिबेट्स हैं। लाइक इन 1991 इंडिया जो अपना इकोनॉमिक पॉलिसी शिफ्ट किया टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, जो कि बहुत सारे प्राइवेट ओनरशिप और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ की, जो कि कहीं न कहीं सोशलिस्ट आइडियल को ब्लेंड किया विद अ मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी। डेमोक्रेसी इन इंडिया। सो इंडिया को डेमोक्रेटिक कंट्री डिस्क्राइब किया गया है इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, मीनिंग कि जो पावर है टू गवर्न इट कम्स फ्रॉम द पीपल। डेमोक्रेसी सिटीजन को अलाउ करती है कि वो अपने लीडर्स को इलेक्ट करें एंड दे हैव अ से इन हाउ कंट्री इज रन। तो ये कैसे होता है? ये होता है थ्रू रेगुलर इलेक्शंस, जहाँ पे हर एडल्ट जो है उनको राइट होता है टू वोट। और इस सिस्टम को बोला जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। डिफरेंट वोटिंग सिस्टम्स को का यूज किया जाता है इन वेरियस इलेक्शन सच एज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट फॉर इलेक्टिंग प्रेसिडेंट, राज्यसभा मेंबर्स एंड फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम फॉर लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन एग्जिस्ट करता है टू इंश्योर कि जो इलेक्शन है वो फ्री और फेयर हो। अ प्रोसेस दैट हैज बीन सक्सेसफुली कैरीड आउट सिंस इंडियाज फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन 1952। तब से लेके अब तक ये जो प्रोसेस है ये अब तक होते आ रहा है। सेक्युलरिज्म एंड सर्वधर्मा समाभवा। सो इंडिया to remain a secular country after gaining independence despite religious partition that led to the creation of Pakistan.
सो डिस्पाइट जो रिलीजियस पार्टीशन हुआ कि पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ, उसके बावजूद भी इंडिया जो है वो सेक्युलर कंट्री रहा। सेक्युलरिज्म इन इंडिया मीन्स जो गवर्नमेंट है, वो किसी पार्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं करेगी और ना ही उनको डिस्क्रिमिनेट करेगी। पीपल फ्री है टू फॉलो एंड प्रैक्टिस देयर रिलीजन ऑफ चॉइस। द सेक्युलर नेचर ऑफ द स्टेट इज रिफ्लेक्टेड इन आर्टिकल 25 to 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इवन दो द टर्म सेक्युलर वाज ऑफिशियली एडेड टू द प्रीएम्बल इन 1976। ये जो टर्म है सेक्युलर, इसको ऑफिशियली ऐड किया गया था इन 1976। इंडिया सेक्युलरिज्म प्रमोट्स हार्मोनी अमंग वेरियस रिलीजन, यहाँ पे क्योंकि सारे रिलीजन जो है वो कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, विद द बिलीव दैट ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, विच आर एक्सप्रेस्ड इन द फ्रेज सर्वधर्मा समाभवा। इस फ्रेज से ये बताया जा रहा है कि सारे रिलीजन्स जो है वो इक्वल हैं। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है, रेफर्स टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको कि अल्टर या फिर डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। ये जो कॉन्सेप्ट है ये इवॉल्व करता है थ्रू वेरियस सुप्रीम कोर्ट रूलिंग स्टार्टिंग इन द सरकारी परिषद केस 1951, जहां पे कोर्ट अलाउ की थी पार्लियामेंट को टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाउएवर, जब से केशवानंदा भारती केस हुआ 1976, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है अपने हिसाब से, बट ये उसके बेसिक स्ट्रक्चर को कभी भी चेंज नहीं कर सकती। बेसिक स्ट्रक्चर कहने का मतलब उसके एसेंशियल फीचर्स जैसे कि फेडरल स्ट्रक्चर, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर, ये सारा जो कोर वैल्यूज है वो इंश्योर करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंटैक्ट रहे। तो कहने का मतलब कि जो पार्लियामेंट है इसको कभी भी वो अमेंड या चेंज नहीं कर सकता।